तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियोरी को ये समझ आ गया था कि वही असली सियोरी है। और तभी रेस्टोरेंट तोड़ने के लिए मुंडो के गुंडे और डिमोलिश टीम भी वहां पहुंच जाती है। और फिर जैसे वो तोड़ने के लिए जाने लगते हैं कि ठीक टाइम पर सेइयो आ जाता है। और पीछे पीछे जिहान भी साथ में पुलिस लेकर आ गया था। लेकिन इन सब में सियोरी तो अपने सदमे में थी, उसे सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। तभी सेइयो उसके पास आता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस दिन सियोरी का एक्सीडेंट हुआ था, मतलब जब उनकी कार पानी में डूबी थी, तो सियोरी को होश आया था और वो उस टाइम पानी में ही डूब रही थी। फिर अचानक से उसकी हम शक्ल उसे वही दिखाई देती है, यानी कि असली कांग। और तब दोनों की दुनिया आपस में बदल गई थी। मतलब सियोरी इस दुनिया से थी, लेकिन वहाँ जोसेन की कांग उसकी जगह यहाँ आ गई और सियोरी वहाँ चली गई। तब गांव वाले उसे बचाते हैं और कांग कहकर बुलाते हैं। वो सोचती भी है कि ये सब उसे कांग क्यों बोल रहे हैं, उसका नाम तो सियोरी है ना। पर टाइम के साथ साथ सियोरी अपनी सारी यादें भूल गई थी। और प्रेजेंट में सियोरी की आंख खुलती है, उसे अब सब कुछ याद आ गया था। वही दूसरी तरफ दादाजी भी अब पूरी तरह से ठीक हो गए थे, इसलिए वो घर जा सकते थे। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब वो मिस्टर जैंग से मिले थे, तो उन्होंने उससे सेइयो और अपने एक्सीडेंट के बारे में पूछा। यानी कि उन्हें सब कुछ याद था, वो कुछ भी भूले नहीं थे, बस भूलने की एक्टिंग कर रहे थे। पर डायरेक्टर जैंग कहता है कि मुझे मुंडो की किसी प्लानिंग के बारे में नहीं पता। दादाजी उसकी बात पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करते, इसलिए अपने आदमी को कमिश्नर को फोन करने को बोलते हैं कि उनसे कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और वहाँ सेइयो सियोरी के पास जाता है, पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। पर वो इस बात से परेशान थी कि उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था और अब उसके हाथ से वो सब कुछ निकल गया है। तो वो अपना पास्ट तो जी नहीं पाई, लेकिन अब से आगे की अपनी जिंदगी पूरी तरह से जिएगी और पास्ट के बारे में सोचना छोड़ देगी। सियोरी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, कुछ हुआ है क्या। तो सियोरी बताती है कि जोसेन में मेरी लाइफ हर दिन किसी कैदी से कम नहीं थी। लगता था कि मुझे कोई पनिशमेंट मिली हो। जिन लोगों ने उसे बचाया था वो भी उससे परेशान थे, क्योंकि उसे अपना नाम तक याद नहीं था, अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। और फिर उन्होंने उसे बेचने की कोशिश भी की। उसकी पूरी लाइफ ऐसे परेशानी में निकल गई, हर कोई उसे बस परेशान करता रहता था। एंड में प्रिंस भी उसे छोड़कर चला गया, मतलब उसकी मौत हो गई। कभी उसे चैन से खुशी के 2 पल नसीब भी नहीं हुए। लेकिन अब वो अपने घर वापस आ गई है। उसे ये सच में दूसरा मौका मिला है, जहाँ वो अपनी दादी और सेकियो से मिली। तो यहाँ आकर उसे थोड़ी शांति और खुशी जरूर मिली है, उसके लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं है। ऐसी बातें सुनकर तो सेकियो उसे गले लगा लेता है, उसने सच में बहुत कुछ सहा है। तो सियोरी भी कहती है कि अब मैं आ ही गई हूँ, तो साथ में हम बूढ़े होते हैं, साथ में लाइफ गुजारते हैं। वो भी कहता है कि मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। इसके बाद वो दादी से मिलने जाते हैं, पर उन्हें पहचान ही नहीं पाती। सीए को देखकर कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे हस्बैंड की तरह हो, एकदम हैंडसम। पर वो कुछ कमाता नहीं था, लेकिन वो कहता है कि मैं तो अच्छा खासा कमाता हूँ। ये सुनकर दादी हंसने लग जाती है, सीओ के साथ मस्ती मजाक करने लगती है। पर सियोरी को उनकी इस हालत पर रोना आ रहा था। फिर वो अंदर जाते हैं तो सीओ को एक फोन कॉल आता है। तो हमें पता चलता है कि सेगियो ने डिटेक्टिव ली से क्या डील की थी। सेगियो ने उसे कहा था कि वो सब कुछ उसे बताएगा, लेकिन बदले में उन्हें सियोरी की दादी के रेस्टोरेंट को सेफ रहना होगा। और नर्स भी बात करने के लिए सियोरी को साथ ले जाती है। तो दादी सेगियो से कहती है कि तुमने बहुत अच्छी लड़की पसंद की है। वो हंसता है, कहता है कि आपको कैसे पता, सिर्फ देखने से पता लग गया। तो कहती है कि देखने से क्या मतलब है, वो मेरी बेटी है, मैंने उसे बड़ा किया है। मतलब उन्हें सब कुछ याद था, वो बस भूलने का दिखावा कर रही थी, पर वो सेगियो से कुछ कहना चाहती थी। इसके बाद सियोरी अपने दोस्त शमन के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे वो जोसेल में गई, फिर वापस आ गई है। वो भी खुश होती है कि मतलब अब वो शमन की स्पिरिट, ये जो भी है मेरे साथ होता है, वो सब नहीं होगा। और तो सियोरी को रानी माँ बोल के कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है। तो वो कहती है कि मेरा नाम सियोरी है और सियोरी बोलो। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। इसके बाद सियोरी अपने शो के सीजन के आखिरी एपिसोड की शूटिंग करती है, जिसमें उसे जहर पिलाया जाना था। उसकी जबरदस्त एक्टिंग देखकर तो नाम भी उसकी तारीफ करने लगता है। यहाँ तक कि डायरेक्टर का कहना भी था कि तीसरे सीजन में वो फिर सियोरी के साथ काम करना चाहेंगे। पर सियोरी को देखकर तो यूना को बहुत गुस्सा आ रहा था कि तभी जिहाई उसे पानी मांगती है और फिर सियोरी की रैप पार्टी के बारे में पूछती है, पर उसे तो कुछ पता ही नहीं था। तो यूना को पता चलता है कि सियोरी की वजह से उसे ड्रामा में रोल मिला, मतलब सियोरी उसकी कितनी केयर करती है। इस बीच मुंडो के लिए एक परेशानी खड़ी हो गई थी। उस नर्स की कोई फैमिली मेंबर उसके लिए उसकी कंपनी में प्रोटेस्ट करने आ गई थी, क्योंकि उसे ये पता चला था कि नर्स की मौत के पीछे मुंडो का हाथ है। सिक्योरिटी ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर वो नहीं जा रही थी। तो इससे पहले बात आगे बढ़े, मुंडो उसे भी ठिकाने लगाने को बोल देता है। फिर नेक्स्ट सियोरी की रैप पार्टी में देखते हैं, तो सियोरी सबको आने के लिए थैंक्स करती है और उनके साथ चेयर करती है। तब साथ में उनकी बाकी वो कलीग भी आई थी, क्योंकि नाम ने उन्हें बुलाया था और उन्हें लगा था कि वो अमीर है, इसलिए वो मना नहीं कर पाई। तभी सेगियो क्रू के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है। उसे यहाँ देखकर तो सियोरी चौंक जाती है, पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो वो कहता है कि मुझे पता चला कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर यहाँ अपनी पार्टी कर रही है, तो मैं सबके लिए गिफ्ट लेकर आया। और वो भी बहुत सारे और महंगे महंगे गिफ्ट्स थे। सियोरी तो सीए को साइड में ले जाती है, उस पर गुस्सा करने लगती है कि ऐसे पानी की तरह पैसे बहाने की क्या जरूरत थी। वो कहता है कि मैं पैसे नहीं बहा रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट है। तुम्हारी इसी रेपुटेशन को देखकर कब कौन पता नहीं तुम्हें किस ड्रामा में साइन कर ले, इसका कुछ पता नहीं है। तो ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट ही तो है। पर वो भी गुस्सा करती है कि तुम हमेशा ऐसे करोगे क्या, ऐसे रहोगे। ये सुनकर तो वो उसके क्लोज जान लगता है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता है। फिर कहता है कि मैं कुछ टाइम तक बिजी रहूंगा, तो तुम मुझे मिस तो करोगी ना। तो सियोरी से प्यार से मारने लग जाती है
पर जिहाई को उनकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो ऐसे कैसे सबके सामने अपना प्यार जता रहे हैं। और एक वो है, उसे तो जलन हो रही थी, जबकि वहीं उसकी बाकी कलीग ने तो नाम को पकड़ ही लिया था। वो उसकी फैमिली के बारे में पूछ रही थी, तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई अमीर नहीं है बल्कि एक गरीब ही है जो बोर्डिंग हाउस में रहता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो किसी अपार्टमेंट में रह सके। पर नाम को भी उन लोगों से पता चलता है कि जिहाई ने उसके बारे में उसको गलत बातें बताई है, इसलिए वो उस पर गुस्सा आता है। वो उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बातें कर रही थी। उसे ये भी पसंद नहीं आता है कि वो उसके साथ नौकर जैसे बिहेव करती है। वो उसकी गाड़ी भी ड्राइव करता था, इसलिए उसकी चाबी छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर मुंडो को देखते हैं, वो अपने ड्राइवर से अपने बेटे को घर छोड़ने के लिए कहता है कि जब तक कोई नया सिटर ना मिल जाए तब तक वो उसका ध्यान रखे, उसे स्कूल से घर ले आए। कि तभी डिटेक्टिव ली वहां आते हैं और वो उस नर्स के बारे में उससे पूछताछ करने आए थे, पर वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है और सोयो से मेरा कोई खास रिलेशन नहीं है। तो ली बोलता है कि कनेक्शन तो मैं खुद ही देख लूंगा, लेकिन आपको बस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना है। लेकिन वो इसके लिए भी मना कर देता है। वो बस एक फॉर्मल समन चाहता था। तब जिहान उन्हें दूर से देख रहा था। वो सेगे को इससे बताता है उनकी यहाँ मुंडो को फंसाने की अलग ही प्लानिंग चल रही थी और अभी सेगे फिलहाल मुंडो को थोड़ा डराना चाहता था। वहीं मुंडो को भी पता चलता है कि उस डिटेक्टिव ली ने पहले सेगे से पूछताछ की थी। इससे वो समझ आता है कि मतलब सेगे ने ही उसे यहाँ भेजा होगा। तो अपने ड्राइवर से सेगे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को बोलता है, लेकिन तभी उसकी असिस्टेंट न्यूज़ देखने को बोलती है। तो पता चलता है कि न्यूज़ में उसकी कंपनी पर करप्शन और रिश्वत लेने के इल्जाम लग रहे हैं और इन सब के पीछे असल में सेगे ही था। और इस न्यूज़ के बाद वो असली अटैक करने वाला था। वो उसके रिजॉर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकने वाला था। अब वो ये दिखाएगा कि वो किस तरह लोगों की जमीन को इलीगली हड़पता है और फिर इन्वेस्टर्स को बताया कि उस साइट के पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि एयरपोर्ट के पास कोई रिजॉर्ट हो, इसलिए सब लोग उससे पैसे वापस मांगेंगे। तो बस अंदर ये सब चलेगा और बाहर सबकी नजरों में वो एक करप्ट बिजनेसमैन बन जाएगा। पर वो ये भी जानता था कि मुंडो चुप तो नहीं बैठेगा, लेकिन सेयो के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो कुछ भी कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्योंकि सेयो को तो बाइजू से वैसे निकाल दिया गया था और मुंडो को भी निकाले जाने की खबरें आ रही थी। तो अब जैसे सेगे ने सोचा था, एयरपोर्ट की खबर लीक होने के बाद इन्वेस्टर्स रिजॉर्ट में लगाए उनके पैसों की डिमांड करते हैं। इन सबसे तो मुंडो का दिमाग ही खराब हो रहा था कि रिजॉर्ट के पास एयरपोर्ट बनाने की बात किसने कही। तो मिस्टर जैंग उसे बताता है कि वहाँ की मेयर ने वहाँ एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है, पर मेयर से जब मुंडो ने बात की थी तो वो रिजॉर्ट बनाने के लिए कह रही थी। तो अब उसका मन कैसे बदल गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसमें ताही ने सेयो की हेल्प की थी। वो मेयर से मिली थी और उसने उसे नेशनल असेंबली सीट का लालच देकर एयरपोर्ट के लिए मनवा लिया था और वहाँ एयरपोर्ट बनने से ताही को भी काफी फायदा होने वाला था, इसलिए वो इसमें सेयो के साथ ही थी। तो अब मुंडो का सारा प्लान चौपट हो गया था, इसलिए वो बहुत परेशान हो गया था और सेगी भी उसकी न्यूज़ देखकर खुश हो रहा था। लेकिन जैसे उसका वीडियो आता है जिसमें वो तोड़फोड़ कर रहा था तो गुस्सा आता है। तभी सियोरी से मिलने आती है, कहती है कि तुम तो बिजी होने वाले थे ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो। फिर जब वो भी उसका वीडियो देखने लगती है तो कहती है कि तो तुम हो ना, लेकिन सेगी उससे छीन लेता है, उसे देखने नहीं देता। बस इसी चीज झपटी में दोनों सोफे पर ये जाते हैं। दोनों इतने क्लोज आते हैं कि बस किस करने वाले होते हैं कि कोई आ जाता है और वो सेगी की आंटियां थी। उसकी पावर देखकर कि अब सब कुछ सेयो के साइड होता हुआ दिख रहा है, इसलिए वो उसके साथ मिलकर काम करना चाहती थी और अब तो उन्हें वो एक फैमिली की तरह भी दिख रहा था। इससे तो सेगी हंसने लगता है कि हम फैमिली कब से हो गए हैं। कि तभी सियोरी भी उनकी बात सुनकर बाहर आ जाती है और उन्हें डरा डरा कर वहां से भगा देती है। उसकी हरकतें सेगी को क्यूट भी लगती हैं। कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। जबकि दूसरी तरफ मुंडो दादाजी से मिलने जाता है। कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि आप एकदम ठीक हो गए हो, लेकिन आपकी मेमोरी वापस अब तक नहीं आई है। पर वो कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन मुंडो को मिस्टर जैंग ने पहले ही बता दिया था कि चेयरमैन बस मेमोरी जाने का नाटक कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ याद है। फिर जब वो बाहर जाता है तो सियोरी और सेगी भी दादा से मिलने आए थे। मुंडो तो सेगी को दादाजी की हेल्थ को लेकर डराने लगता है, इसलिए वो सियोरी को वहीं वेट करने का बोलकर जल्दी से अंदर जाता है कि पहले मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा फिर बुलाता हूँ। और फिर मुंडो भी सियोरी को छेड़कर निकलने लगता है, लेकिन सियोरी से बात करने के लिए बाहर जाती है। कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। वो कहता है कि फिर उसका क्या हुआ, वो भी क्या अपना गोल अचीव कर पाया कि नहीं। तो सियोरी कहती है कि हाँ, लेकिन वो एक खोखा राजा था, वो एक खूनी सिंहासन पर बैठा था, पर अपनी प्रजा को उसने जानवरों की तरह समझा। लेकिन हिस्ट्री में उसे एक अच्छे राजा के तौर पर याद किया जाता है। पर क्या है ना कि इंसान का अच्छा और बुरा कर्म उसके सामने आ जाता है। और इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी, डरूंगी नहीं, जो करना पड़े करूंगी, लेकिन खुद को और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर वो हंसने लगता है कि मतलब वो उससे सीधे वॉर के लिए छेड़ रही है। वो भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सियोरी दादाजी के पास जाती है तो वो सेगी को बाहर भेज देती है और सियोरी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो भी पहले कहा था मैं अब भी वही कहूंगा कि तुम सेगी के लिए ठीक नहीं हो। तो वो कहती है कि अब तक मैं भी वही मान रही थी, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है। मुझे जो नई लाइफ मिली है उससे मुझे समझ आया कि सेगी के बिना मेरा कुछ भी नहीं है और मैं उसे जाने भी नहीं दूंगी। मैं आपके पोते को खुश रखूंगी, मैं उससे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, बस मुझ पर भरोसा रखें। इससे तो वो इमोशनल आते हैं। इस बीच मुंडो के लिए काम करने वाला डिटेक्टिव बताता है कि किसी पावरफुल इंसान ने उस नर्स का किस दूसरे पुलिस स्टेशन को दे दिया है
उसे शक होने लगता है कि कहीं इसके पीछे दादाजी तो नहीं। तब मुंडो का ड्राइवर बाहर से उनकी बातें सुन रहा था। अगले दिन सियोरी फिर अपनी दादी से मिलने जाती है। वापस आती है तो सेगे वहाँ आया हुआ था। वो उसे उसकी बिल्डिंग की छत पर ग्लैम्पिंग डेट पर ले जाता है कि वो साथ में स्टार्स देखेंगे, लेकिन यहाँ से तो कुछ भी दिख नहीं रहा था। इससे वो थोड़ा नाराज हो जाता है। बस सियोरी के लिए यही बहुत था कि वो उसके साथ है। उसके लिए तो अभी भी एक सपने जैसा था। और फिर उसे अपने प्यार को कन्फेस कर लेती है, लेकिन सेगे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे पहले कन्फेस करना चाहिए था ना। वो बस बोले ही जा रहा था तो सियोरी उसे किस करके चुप करा देती है और फिर वो भी उसे किस कर लेता है कि तभी फिर से वही मैनेजर आ जाता है। कहने लगता है कि प्लीज ये सब बंद कर दो, जो करना है अंदर जाकर करो। इसलिए वो जल्दी से रूम में चले आते हैं। उनके लिए सब बहुत ही अजीब हो गया था कि पता नहीं वो कब से वहाँ रहा होगा, कब से उन्हें दिख रहा होगा। लेकिन रूम में तो ठंडा हुआ था क्योंकि बॉयलर टूट गया था। तो सही कहता है कि तुम ऐसे ही ठंडे में यहाँ सोती हो, बाहर से ज़्यादा ठंडा तो यहाँ अंदर है। इसलिए उसे अपने साथ चलने को बोलता है, पर वो मना करती है क्योंकि दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी तो ड्राइव तो नहीं कर सकते थे, तो मतलब उन्हें ये लेना पड़ेगा। तब सियोरी ब्लैंकेट लेकर बैठ जाती है। फिर सेयो को भी अपने पास बुलाती है। बस फिर क्या था, दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन सियोरी दादी से मिलने जाती है तो पता चलता है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। उन्हें आईसीयू में रखा गया था। सियोरी बहुत परेशान हो जाती है और सेगी भी वहाँ आ गया था। तब वो दादी की कही उन बातों को याद करता है जब उन्होंने लास्ट टाइम उससे कहा था कि वो बस सियोरी का साथ दे ताकि उसे सारी तकलीफें अकेले न झेलने पड़े। फिर दिन भर दादी बेहोश थी और सियोरी भी वहीं सो गई थी। फिर जब रात को उसकी नींद खुलती है तो दादी को होश आ गया था। उन्हें एहसास होता है कि वो जल्दी जाने वाली है। वो अभी भी एक बस को ही दिख रही थी क्योंकि उनका हमेशा से बस ड्राइवर बनने का सपना था ताकि वो घूम फिर सके, और वो ये दिख रही थी कि वो बस में कहीं जा रही है। ये सब देखकर सियोरी डर जाती है और इस टाइम तो वो दादी को छोड़ना भी नहीं चाह रही थी, न ही कोई डॉक्टर आसपास दिख भी रहा था। तब सियोरी उन्हें एक स्टोरी सुनाती है कि उसकी दादी एकदम ठीक हो गई है और वो हॉस्पिटल से भागने के लिए स्टाफ को कैसे चकमा दे रहे हैं। फिर दादी बस ड्राइवर बनकर सियोरी और उसके दोस्तों को बस में बिठाकर बीच पर ले जाती है, जहाँ फाइनली वो अपनी दादी को गुड बाय कर देती है। पर दादी अभी भी इतने होश में थी कि वो सियोरी को यकीन दिला सके कि उसने एक अच्छी जिंदगी जी है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और फिर थोड़ी देर में दादी की मौत भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि मुंडो को अपने ड्राइवर का आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ अजीब बिहेव कर रहा था, इसलिए उसे कुछ टाइम रेस्ट करने को बोलता है और ये भी कि उसके बेटे को स्कूल से ले जाने की जरूरत नहीं है, पर वो फिर भी उसे अपने साथ ले जाता है। जबकि मुंडो को घर जाकर पता चलता है कि उसका बेटा अब तक घर नहीं आया है और सिटर ने बताया कि ड्राइवर उसे ले गया है। वो डर जाता है और सीसीटीवी चेक करवाने को बोलता है कि तभी ड्राइवर उसे कॉल करके बताता है कि चेयरमैन उसे देखना चाहते थे, इसलिए वो उनके पास उसे ले गया। तो मुंडा सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां उसका बेटा आराम से सो रहा था। दादाजी से कहता है कि आप ये क्या करना चाह रहे हो। तो दादाजी भी कहते हैं कि क्या मैं अपने पोते को नहीं देख सकता, जब ये यहाँ आया था तो तुम्हें खुद से मेरे पास लाना चाहिए था ना। पर मुंडो कहता है कि आप मुझे डराना चाहते हो, इन सब में मेरे बेटे को क्यों घसीट रहे हो। तो फाइनली अपनी असली इंटेंशन दिखा देते हैं। कहते हैं हाँ मैं इसे लेकर आया क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारी हरकतों का पता चल गया था, लेकिन गलती मेरी है, मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, तुम उस लायक हो ही नहीं। अपने बेटे की बात आई तो तुम कैसे परेशान हो गए, लेकिन तुमने सेयो के बारे में नहीं सोचा कि वो बिना माँ बाप के बड़ा हुआ है। पर मुंडो को तो अपने बेटे की चिंता हो रही थी। उसे देखता है तो उसके पैर में चोट लगी थी, इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो दादाजी से कहता है कि मेरे बेटे को इस तरह किडनैप करके और उसे चोट पहुंचाकर आपने अपनी लाइन क्रॉस की है, तो अब जो होगा वो आपकी गलती होगी। फिर उसे लेकर वहां से गुस्से में चला जाता है। वहीं सियोरी सेयो के साथ अपने रेस्टोरेंट में जाती हैं। वो अपनी दादी के सामान को देखकर उन्हें याद कर रही थी। इस बीच देखते हैं कि म्यूजियम की वही गाइड प्रिंस चेंगवॉन के लव लेटर के बारे में सबको बता रही थी, और ये भी कि अगले जन्म में वो फिर अपनी उस लवर से मिलना चाहता था। फिर शमन को देखते हैं, रेडियो से उसे पता चलता है कि वो इल्यूमिनेट स्टार कल गायब हो जाएगा, तो ये उसका आखिरी दिन है। वो तो उसके बारे में सुन सुन के परेशान हो गई थी कि अचानक से फिर उसे कुछ महसूस होने लगता है और जोसन वाली शमन फिर उसके अंदर आ जाती है। इस बीच सेगी सियोरी के लिए खाना खरीदने के बाद उसके पास ही जा रहा था कि एक आदमी उस पर चाकू से हमला कर देता है। वो तो चला जाता है लेकिन सेगी वहीं गिर जाता है और बेहोश हो आता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि सियोरी उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। वो बहुत डरी हुई थी और रो रही थी। फिर जब वो ऑपरेशन रूम के बाहर उसका वेट कर रही थी तो वो शमन अचानक से वहां आ जाती है। उस पर अभी भी जोसन एरा की शमन की स्पिरिट थी। वो कहती है कि चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, तुम उसे अभी बचा सकती हो। तुम्हारे आसपास के लोगों की जिन्हें तुम प्यार करती हो उनकी किस्मत में मरना ही लिखा है, चाहे यहाँ हो या फिर वहाँ जोसन टाइम में, लेकिन सेयो को बचाने की तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। वो पूछने लगती है कि वो क्या है, क्योंकि वो सेयो को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो वो बताते हैं कि तुम्हें जोसन टाइम में जाकर प्रिंस को बचाना होगा। सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे तुम अपने श्राप को खत्म कर सकती हो। इससे सेयो की जान तो बच जाएगी, लेकिन तुम फिर कभी वापस इस दुनिया में नहीं आ पाओगी। ये सुनकर तो वो चौंक जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।